Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about right to work, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, and it is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. राइट टू वर्क का बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं. इट सिंपली मीन्स एवरी पर्सन मस्ट गेट एन एडिक्वेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अकॉर्डिंग टू हिज और हर कॉम्पिटेंस. सरल शब्दों में बोले तो हर एक इंसान को बेसिक कुछ काम तो मिले उसके ज़िंदगी में, ये उसका अधिकार होना चाहिए, वो उसका बेसिक ह्यूमन राइट्स होना चाहिए. कम से कम इतना काम तो मिले कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके. हर इंसान को उसके काबिलियत के हिसाब से छोटा या बड़ा, कम या ज़्यादा, उसको कुछ रोज़गार मिलना चाहिए. दैट इज़ बेसिक ह्यूमन नीड एंड दैट शुड बी अ राइट ऑल्सो. एक अधिकार भी होना चाहिए. लोगों की ये ज़रूरत भी है और लोगों का इतना अधिकार भी होना चाहिए. अब ज़रा देखते हैं कि राइट टू वर्क को, काम के अधिकार को किस किस लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है. तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन दिया गया है. देयर आर 2 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स दैट टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क. पहला है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट्स यूएन प्लेटफॉर्म पे साइन किए गए हैं और यूएन ने राइट टू वर्क को आइडेंटिफाई किया है एज बेसिक ह्यूमन राइट. तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है. इन दोनों ही इंटरनेशनल लॉज का इंडिया सिग्नेटरी है. तो इसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि लोगों को कम से कम बेसिक काम का अधिकार, बेसिक राइट टू वर्क अवेल कराया जाए. अब इंडिया के अंदर देखते हैं क्या क्या लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं. तो ओरिजिनली अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो राइट टू वर्क इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ना ही वो फंडामेंटल राइट है, ना ही वो किसी और पार्ट में एक राइट की तरह प्रोवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बट हाँ, वर्क का, रोजगार की बात हमारे डीपीएसपी में ज़रूर की गई है अंडर आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली रीड्स द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क. तो स्टेट की जितनी भी काबिलियत है, जितना भी उसके पास रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से लोगों को बेसिक रोजगार प्रोवाइड कराना चाहिए स्टेट को. ये डीपीएसपी आर्टिकल 41 में लिखा है. लेकिन आपको पता है, आपने बेसिक पॉलिटी जरूर पढ़ रखी होगी, वहाँ आप जानते होंगे कि डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो इस हिसाब से दीज प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 41 आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट. सरकार के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको लोगों को काम का अधिकार प्रोवाइड कराना ही है. लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को एक तरह का गाइडलाइन, एक तरह का डायरेक्शन दे रखा है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उतना लोगों को काम प्रोवाइड करा पाए. अब सुप्रीम कोर्ट का जरा डायरेक्टिव्स देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स देखते हैं दैट टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ 1986. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वर्क शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. तो इस जजमेंट के साथ ही राइट टू वर्क एक तरीके का हमारा फंडामेंटल राइट बन गया. राइट टू लाइफ कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट टू लाइफ सिंपली सेज कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लिव अनटिल एंड अनलेस द स्टेट टेक्स इट अवे अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉ. सरल शब्दों में बोले तो हर एक इंसान को जीने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21. दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट. लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम एक्सपैंड किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस जीने का अधिकार तो फिर तो जानवर भी जीते हैं, जीने का अधिकार होना चाहिए बट विथ डिग्निटी. सुप्रीम कोर्ट ने यह टर्म डिग्निटी ऐड कर दिया इन राइट टू लाइफ. और सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो आर्टिकल 21 को एक्सपैंड कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 शुड बी रेड लाइक राइट टू लाइफ और राइट टू लिव विथ डिग्निटी. और डिग्निटी इंश्योर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और कई सारे
जजमेंट पास किए कि एक इंसान को डिग्निफाइड लाइफ बिताने के लिए क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैव पीसफुल स्लीप, राइट टू हैव गुड इन्वायरमेंट। और इसी को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस ओल्गा तेली केस में कहा कि राइट टू वर्क शुड बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। ये ओल्गा तेली का जो केस था दैट वाज बिटवीन ओल्गा तेली जो कि एक लिटिगेंट हैं, सोशल वर्कर हैं, अगेंस्ट बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस तरह के जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं, आपने देखा होगा ये रास्ते पर रहते हैं, वहीं टेंट बिछा लेते हैं, पेवमेंट एरियाज़ में अपना घर बना लेते हैं, इन सारे स्लम ड्वेलर्स को बीएमसी ने डायरेक्शंस दिया था कि आप ये एरिया खाली कर दें, आप पेवमेंट में नहीं रह सकते, आप रास्ते के किनारे इस तरह से अपना घर बना के नहीं रह सकते, आप इस एरिया को खाली कर दें। फिर उस पर ओल्गा तेली ने इस बीएमसी के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। ओल्गा तेली एज ए सेड सी इज़ सोशल वर्कर। तो इन लोगों के बिहाफ पे, इन स्लम ड्वेलर्स के बिहाफ पे जो पेवमेंट में रोड के किनारे रहते हैं, उनके बिहाफ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इट इज़ द स्टेट्स फेलियर ऑफ प्रोवाइडिंग दीज पीपल मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दैट फोर्स दीज पीपल टू बी ऑन द पेवमेंट। तो ये सरकार की गलती है, सरकार का फेलियर है, ये देश के पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है कि ये लोग सड़क पे रह रहे हैं। अब एक तो आपकी गलती के कारण आपने पिछले 60-70 सालों में कुछ भी डेवलपमेंटल वर्क किया नहीं मीनिंगफुल, तब तो ये लोग मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। और अब जब आपके फेलियर के कारण ये लोग पेवमेंट एरियाज़ में रह रहे हैं, तो नाउ यू आर आस्किंग देम टू इविक्ट द पेवमेंट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अब ये यहाँ से पेवमेंट को खाली करके जाएंगे कहाँ, आप इनको हर जगह से भगाएंगे। तो यू कैन नॉट फोर्स देम, यू कैन नॉट इविक्ट देम टू evacuate the, you cannot force them to evict the pavement। आप इससे बेहतर you try to find मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर दीज पीपल, इनके लिए बेसिक घर, बेसिक एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने की कोशिश करें। और उसी जजमेंट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वर्क इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। इन सारे लोगों को आप पहले बेसिक रोजगार प्रोवाइड करें, उसके बाद आप इनको फोर्स करें कि आप पेवमेंट में नहीं रह सकते। अब ज़रा देखते हैं राइट टू वर्क। तो एक बात तो तय है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, डीपीएसपी का भी पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से नाउ इट इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑल्सो। तो समझते हैं कि राइट टू वर्क को कैसे इंश्योर कराया जा सकता है, कैसे एक एक इंडिविजुअल को हम राइट टू वर्क प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ पॉसिबल और सॉल्यूशंस देखते हैं, प्लॉजिबल सॉल्यूशंस देखते हैं। तो देखते हैं सम ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। एक ऑप्शन है जो आज के न्यूज़पेपर में दिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर में, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, शॉर्ट में इसको बोलेंगे ड्यूएट। इस डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का सरल सा मतलब ये है कि जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनको छोटे छोटे कामों में ट्रेन किया जाना चाहिए। जो बेसिक टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का जॉब है, फिटर का जॉब है, प्लम्बर का जॉब है, उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सरकार को इस तरह का फैसिलिटी चलाना चाहिए। तो अब उसके बाद इन लोगों को एडिक्वेटली प्रॉपर प्लेसमेंट कराना चाहिए विथ हेल्प ऑफ सम डिजिटल प्लेटफॉर्म। अर्बन कंपनी इस बिहाफ में, इस डायरेक्शन में काम कर रही है। आपको पता होगा अर्बन कंपनी में इस तरह के लोगों को नौकरी मिलती है, ऑफ कोर्स फ्रीलांस की तरह नौकरी मिलती है, लेकिन अर्बन कंपनी इस डायरेक्शन में काम कर रही है। सरकार को इस तरह के इनिशिएटिव्स और लाने चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव्स लाने चाहिए। और अर्बन कंपनी तो सिर्फ इन लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार को एक एंड बैक एंड पे और काम करना चाहिए, ऐसे लोगों को और ट्रेन करना चाहिए। आप देखें तो अभी भी अर्बन कंपनी पे भी इस तरह के एक्सपर्ट्स को आप फाइंड करेंगे तो उनकी कमी है, यानी कि ज़रूरतें हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि इतने क्वालिफाइड या इतने टेक्निकली इक्विप्ड लोग नहीं हैं, इतने स्किल्ड लोग नहीं हैं। तो स्किल प्रोवाइड करके अगर इनको प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकता है अर्बन एरिया में। उसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन है, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। तो जो भी बेसिक पब्लिक सर्विसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड साइड में लाइटिंग लगाना, रोड साइड में प्लांट्स को लगाना, या सफाई रखना कॉमन एरियाज़ में,
तो ये सारी बेसिक सर्विसेज को सरकार को अच्छे तरीके से अवेल कराना चाहिए। आप शहरों को जो देख लीजिए, जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये सब सारी सर्विसेज हैं, लेकिन अभी भी जितने भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे ये सब सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी। आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉमन एरिया की सफाई नहीं होगी, आपके गली मोहल्ले में या बेसिक कॉमन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सफाई नहीं होगी, प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। अब ये है तो स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट इसको पूरा करता नहीं है। अगर स्टेट इस काम को पूरा करने लगे तो इससे दो फायदे होंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और स्टेट की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना वो भी पूरा होगा। एंड स्टेट कैन नॉट साई अवे बाय सेइंग दिस कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। स्टेट कैन मैनेज मनी। अगर लोगों को नौकरी मिलेगी तो उससे स्टेट को और फिर पैसा फ़ायदा होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो स्टेट को फिर टैक्स जनरेट होगा और टैक्स से स्टेट की अर्निंग होगी। सो दैट विल बी अ बेनिफिट, दैट विल बी अ गुड साइकिल, पॉजिटिव साइकिल इन अदर वे। तो स्टेट शुड नॉट साई अवे जस्ट बाय सेइंग कि हमारे पास पैसा नहीं है। स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक गुड क्रिएशन में खर्च करना चाहिए, रोड बनाने में खर्च करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करने में खर्च कराना चाहिए। उससे अपने आप नौकरी बनेगी और नौकरी बनेगी तो अपने आप उससे टैक्स जनरेट होगा, टैक्स जनरेट होगा तो सरकार की कमाई होगी। उसके अलावा लोग कंज्यूम करेंगे तो इकोनॉमी और आगे प्रॉस्पर करेगा, तो इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। उसके अलावा जो तीसरा काम कर सकती है स्टेट, प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज, जैसे बेसिक सर्विसेज जैसे कि स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब जो बेसिक सर्विसेज हैं ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। देखो पब्लिक गुड और बेसिक सर्विसेज में अंतर होता है। बेसिक सर्विसेज आर अ काइंड ऑफ और पार्ट ऑफ सोशल सेक्टर, जबकि पब्लिक गुड्स मोस्टली आर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, तो बेसिक सर्विसेज भी सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे लोगों को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराना। तो हेल्थ केयर सेंटर्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं, लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाए तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जनरेट होंगी और उससे दो फायदे हो जाएंगे, लोगों को बेहतर सर्विस मिलेगी और नौकरी भी जनरेट होगी। So social infrastructure also will be strengthened and it will also create job. थाईलैंड मॉडल इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। आप एग्जाम में लिख सकते हैं, थाईलैंड मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। थाईलैंड में देयर इज़ यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम। यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है कि आपको कोई भी बेसिक बीमारी है, प्राइमरी लेवल की बुखार है, सर्दी खांसी है, जुकाम है, तो आपका फ्री में इलाज होगा। और थाईलैंड ने उसमें किया क्या है कि इसको, इस सेक्टर को लेबर इंटेंसिव बनाया, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डायरेक्शन में, इस सेक्टर में नौकरी प्रोवाइड की है। अभी कोई टेक्निकल इक्विपमेंट है वो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे लेवल पे। हमारे यहाँ भी इस डायरेक्शन में काम होता है, जैसे आशा है, आंगनवाड़ी है, लेकिन उसको और ज़्यादा स्केल अप करने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदे होंगे, जब लेबर इंटेंसिव होगा तो नौकरियां ज़्यादा क्रिएट होंगी और लोगों को बेहतर सर्विस भी मिलेगी, तो बेहतर हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होगा जब उनकी हेल्थ पे हम बेहतर केयर करेंगे तो। The next article is taken from economic segment. It is about Atmanirbhar Bharat Abhiyan 3.0. The government rolls out 1.19 lakh crore stimulus. This topic is important from our syllabus paper 4, Indian economy point of view. So news article क्या है? Union Ministry of Finance and Corporate Affairs has announced 12 key measures as a part of Government of India's stimulus of Atmanirbhar Bharat 3.0. आपको तो पता ही होगा कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक देयर वाज लॉकडाउन और उस कारण से इकोनॉमी लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इकोनॉमी इज़ फेसिंग अ डाउनहिल स्लोप, इट इज़ रोलिंग डाउन ऑन द डाउनहिल स्लोप। तो इस कारण से आपने देखा, कल ही हमने देखा था कि इकोनॉमी हैज़ मूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इकोनॉमी इज़ टेक्निकली फेसिंग रिसेशन। तो इस रिसेशन से इकोनॉमी को वापस से रिट्रीव करने के लिए भारत सरकार ने दो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस लेकर के आए थे इन द मंथ ऑफ मई एंड जून इटसेल्फ। उस फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस को नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0। और अब तीसरा सेट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस लेकर के आई है भारत सरकार, इसलिए इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। अब जरा देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं, जरा ब्रीफ में देखेंगे बिकॉज डिटेल में आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। सो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाया गया है। इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जिन लोगों की कोविड-19 के टाइम में नौकरी गई है या वो लोग जो
एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। सरल शब्दों में बोलें तो वो लोग जो अभी तक कोई फॉर्मल नौकरी नहीं कर रहे थे, अगर इन तरह के लोगों को कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नौकरी देती है जो फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल का देखो बेसिक डेफिनीशन, अलग अलग डेफिनीशन है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक डेफिनीशन दे देता हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो है जो ईपीएफओ नॉर्म्स को फॉलो करती है। ईपीएफओ नॉर्म्स का फॉलो करने का मतलब है कि जो अपने स्टाफ्स को प्रोविडेंट फंड देते हैं, जो प्रोविडेंट फंड रूल्स के द्वारा गाइडेड होते हैं, दीज आर नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं। तो अब ये देखिए, ये जो पहला स्कीम है दैट इज़ रिगार्डिंग दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें कहा क्या गया है कि इफ़ एन ईपीएफओ रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट टेक्स अ न्यू एम्प्लॉय विदाउट ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसका कोई पहले ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन नहीं था, मतलब पहले किसी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता था, या तो फिर ऐसा एम्प्लॉय हु हैज़ लॉस्ट जॉब अर्लियर बिकॉज ऑफ कोविड-19, उन सब को अगर ये नौकरी देते हैं ईपीएफओ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वैसे ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 2 सालों तक। सरल शब्दों में फिर बता रहा हूँ, मान लो कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है मान लो, और वो किसी ऐसे इंसान को नौकरी देती है जो पहले इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा था, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो अगर वैसे इंसान को नौकरी देता है, या तो फिर ऐसे इंसान को नौकरी देता है जिसकी नौकरी चली गई थी, अगर वो फॉर्मल सेक्टर में पहले था लेकिन अब उसकी नौकरी चली गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, उसको नौकरी देता है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, इस केस में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, सरकार सब्सिडी देगी। ऐसा प्रोविज़न क्यों लाया गया समझो, अगर सबको सरकार अलाउ कर दे कि आप किसी को भी हायर करेंगे तो सरकार आपको सब्सिडी देगी, तो इसमें होगा क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले टाटा से 5-10 एम्प्लॉय को ले लेंगे, जो ऑलरेडी टाटा में काम कर रहे थे उसको ले लेंगे, तो और ले करके फिर सरकार से सब्सिडी ले लेंगे। लेकिन ओवरऑल इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो नहीं हुई ना, ओवरऑल इससे किसी बेरोजगार आदमी को तो मदद नहीं मिली ना। सो फॉर दैट पर्पस ओनली सरकार ने कहा है कि अगर आप किसी अनएम्प्लॉयड को नौकरी देते हैं या फिर ऐसे इंसान को देते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में अभी तक काम कर रहा है, तभी हम आपको सब्सिडी देंगे आने वाले 2 सालों तक। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वर्थ ₹1.46 लाख करोड़ टू 10 चैंपियन सेंटर। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देंगे इन 10 चैंपियन सेक्टर को। देखो चैंपियन सेक्टर्स टोटल हमारे देश में है 27, 15 चैंपियन सेक्टर्स हैं इन मैन्युफैक्चरिंग जिसको आइडेंटिफाई किया है DPIIT ने, और 12 चैंपियन सेक्टर हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। ये सारे के सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन चैंपियन सेक्टर का मैं बस मतलब आपको बता देता हूँ। चैंपियन सेक्टर्स वो होते हैं जिनको इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इनको इस तरह से चैंपियन सेक्टर्स बताए गए हैं जो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो इन 27 चैंपियन सेक्टर्स में से 10 ऐसे चैंपियन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको प्रोडक्शन के बेसिस पे उनको और ज़्यादा इंसेंटिव देगी भारत सरकार। उसके अलावा जो तीसरा इनिशिएटिव है 18,000 करोड़ एडिशनल आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन एरिया, इससे अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इनकम टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स आने वाले 6 महीने तक के लिए। गवर्नमेंट विल मेक ₹6,000 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। भारत सरकार ने इसको इस्टेब्लिश किया था 2015 में फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवेज, इसको बिल्ड करने के लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल फंड बनाया था 2015 में, जिसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए डाले थे। वो फंड का नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और उस फंड के अंदर अब 6,000 करोड़ रुपए और डाले गए हैं अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ₹65,000 करोड़ का सब्सिडी दिया जाएगा, स्पेशली इन द फर्टिलाइजर सेगमेंट। उसके अलावा कोविड-19 का वैक्सीन डेवलप करने के लिए 900 करोड़ हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉरेन से जो वैक्सीन आएगी वो इंडिया में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी उस पर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें खुद का वैक्सीन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे निर्मला सीतारमण जी का एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइनली आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 पे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू टेक ऑल द पैकेजेज एंड RBI मेजर्स अनाउंस सो फार,
a total of 29,87,641 crore has been given so far as stimulus। तो लगभग 30 लाख करोड़ तक का स्टिमुलस भारत सरकार दे चुकी है। स्टिमुलस मतलब एक तरह का इंसेंटिव या एक तरह का स्पेशल पैकेज फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्टली जब भारत सरकार देती है तो उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, जब आरबीआई के थ्रू दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस। तो लगभग 30 लाख करोड़ तक का स्टिमुलस दिया गया है अभी तक। अगर उसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में देखा जाए तो इट इज़ टोटल समवेयर अबाउट 15% ऑफ इंडियन जीडीपी। उसमें से अकेले डायरेक्टली भारत सरकार ने 9% ऑफ जीडीपी का स्टिमुलस दिया, मतलब फिजिकल स्टिमुलस इज समवेयर क्लोजर टू 9% एंड मॉनेटरी स्टिमुलस इज समवेयर क्लोजर टू 6%. The next article is taken from Assam segment. It is about Allahabad martyrs. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam history point of view. So before I take up this topic, I must tell you कि Assam history is not my area of specialization. आपको पहले पता होगा कुछ लोगों को कि चिन्मय सर इन SPMIS अकेडमी टीचेज आसाम हिस्ट्री, बट ये अल्लाबॉय मर्टायर्स से रिलेटेड कुछ काफ़ी न्यूज़ आ रहा था हाल फिलहाल में, तो आई डिसाइडेड टू कवर इट अप। आसाम ट्रिब्यून में काफ़ी इससे न्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने अपनी पूरी जो भी इंक्वायरी है इस आर्टिकल को पढ़ के जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और जो इंटरनेट सोर्सेज हैं उसको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, और आई एम गोइंग ट्राइंग टू कवर दिस टॉपिक। बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप में से कई सारे लोगों को इससे ज़्यादा, जितना इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगा इससे ज़्यादा आपको आसाम हिस्ट्री में पता होगा। सो अगर आप चाहें तो इस टॉपिक में और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना मैं अभी बताऊंगा उससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं बाय मेकिंग अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो देखते हैं इस अल्लाबाई मर्टायर से रिलेटेड क्या आर्टिकल आया था। तो पहले बैकग्राउंड ज़रा समझ लेते हैं। देखो, मुग़ल आर्मी अंडर मीर जुमला इन्वेडेड असम इन द ईयर 1662, ये तो आप जानते ही होंगे। और स्टार्टिंग में मुगल्स को विक्ट्री भी मिल रही थी अगेंस्ट अहोम्स। तो द मुगल्स डिफीटेड अहोम्स, कैप्चर्ड अहोम टेरिटरी इंक्लूडेड गुवाहाटी in the early phase. The Treaty of Gilajari Ghat was signed in the year 1663. Ramoni Ghabaru, daughter of Jayadhwaj Singha, and Pakhari Ghabaru, the daughter of Momoi Tamuli Borborua, was sent to the Mughal harem at an age of 6 years. तो ये स्टार्टिंग के टाइम में काफ़ी सेटबैक्स मिले थे अहोम्स को अगेंस्ट देयर कन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स, और इसी सेटबैक के कारण जयध्वज सिंघा डाइड आउट इन 1663 एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज कजन चक्रध्वज सिंघा, एंड चक्रध्वज सिंघा देन अपॉइंटेड लचित बोरफुकान हु वाज सन ऑफ मोमोई तमुली बोरबोरुआ एज कमांडर इन चीफ ऑफ द अहोम्स अगेंस्ट मुगल्स, और उनको बोरफुकान की तरह अपॉइंट कर दिया गया। तो उनका नाम था लचित और उनको बोरफुकान अपॉइंट कर दिया गया, कमांडर अपॉइंट कर दिया गया, तो तब से इनको हम लोग लचित बोरफुकान नाम से जानते हैं, राइट। तो इन अगस्त 1667 द असमीज आर्मी लेड बाय लचित बोरफुकान कैप्चर्ड गुवाहाटी एंड औरंगजेब देन अपॉइंटेड राजा राम सिंह टू रीकैप्चर गुवाहाटी। तो फिर लचित बोरफुकान के कमांड लेते ही उन्होंने गुवाहाटी को तो कैप्चर कर लिया, फिर औरंगजेब ने राजा राम सिंह को अपॉइंट किया अगेंस्ट लचित, अगेंस्ट अहोम्स, एंड राम सिंह चैलेंज चक्रध्वज सिंघा टू अ सिंगल कॉम्बैट एंड अंडरटुक इन केस ऑफ हिज डिफीट टू रिटर्न विथ हिज आर्मी ऑफ बंगाल। तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उन्होंने चैलेंज किया कि 1-to-1 फाइट होगी, अगर मैं हार गया तो मैं वापस चला जाऊंगा बंगाल। The Assam king in turn grew impatient and ordered his commanders to attack the Mughal immediately. तो इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया और चक्रध्वज सिंघा ने इन्होंने रदर अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि हम अटैक करेंगे मुगल्स पे। और फिर द मुगल्स देन कंसंट्रेटेड देयर आर्मी नियर अलाबॉय बिल इन द विसिनिटी ऑफ दलबारी। There was the vast plain in the front of the Mughal camp. There was the vast plain in the front of Mughal camp. In the Battle of Allabai, about 10,000 Assamese soldiers lost their life. The Battle of Allabai was very difficult for Assamese soldiers, Ahom soldiers, और उसमें लगभग 10,000 soldiers मारे भी गए. And soon after the Battle of Allabai, Chakradhwaj Singha also died in 1669, and then he was succeeded by his brother उदय आदित्य सिंघा। अब उसके बाद सबसे पॉपुलर बैटल ऑफ सरायघाट आएगा, लड़ा गया। इसमें देखो अभी तक कैसा है कि बैटल ऑफ अलाबॉय के बाद अहोम आर्मी थोड़ी सी डीमोरलाइज हो गई थी
और लचित बोरफुकान भी काफ़ी बीमार पड़ गए थे। सो ही वॉज ऑल्सो सिक बेड, और वो बैटल फील्ड में काफ़ी कुछ टाइम से नहीं गए थे, और अहोम आर्मी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। फिर लचित बोरफुकान ने फैसला लिया कि वो खुद लीड करेंगे, भले भी वो बीमार क्यों नहीं हैं, लेकिन ही केम आउट एंड ही टुक द लीड, ही टुक द कमांड एंड ही रश्ड अगेंस्ट द मुगल फ्लीट विथ हिज 6 वॉर वेसल्स। तो 6 वॉर वेसल्स को लेकर के ही अनाउंस्ड अटैक अगेंस्ट मुगल्स, और इसके बाद अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया अहोम किंगडम ने, अहोम आर्मी ने। एंड लचित बोरफुकान रिस्टोर्ड द करेज। जब लचित ने इस तरह का करेज दिखाया, बीमार होने के बावजूद भी, वुंडेड होने के बावजूद भी, जब उन्होंने लीड लिया, तो अहोम सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया, और उसके बाद उन्होंने डबल कॉन्फिडेंस से, डबल अपने करेज से उन्होंने फाइट बैक किया। एंड अ टेरिबल कॉन्टेस्ट टुक प्लेस, द मुगल्स कुड नॉट स्टैंड। और इसके बाद तो आपको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। बैटल ऑफ सराय घाट इज़ द ग्लोरियस चैप्टर इन अहोम्स हिस्ट्री। पूरे असमीज हिस्ट्री के लिए इट्स अ ग्लोरियस चैप्टर। बैटल ऑफ सराय घाट में मुगल्स वेयर डिफीटेड। अब इस आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है वो समझते हैं। अभी तक तो हमने इसकी हिस्ट्री देखी। बैटल ऑफ अलेबॉय या अलेबॉय मार्टर्स एक बात है, जहाँ पे 10,000 सोल्जर्स मारे गए थे, वो एक बात है। तो सीधी बात है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि बैटल ऑफ अलेबॉय में अहोम्स को काफ़ी सेटबैक झेलना पड़ा था, और उसके बाद उन्होंने डबल करेज से फाइट बैक किया इन बैटल ऑफ सराय घाट। अब बैटल ऑफ अलाबाई को लेकर के थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चल रही है हाल फिलहाल में, उसको लेकर के आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि हमें बैटल ऑफ अलाबाई को भी याद रखना चाहिए, बैटल ऑफ सराय घाट को भी याद रखना चाहिए, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर असम हिस्ट्री, असम हेरिटेज। लेकिन इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस आर्टिकल में लिखा है कि सम पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू डू सम पॉलिटिक्स, दे आर ट्राइंग टू डेवलप वेज बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी बाय डिस्टॉर्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बदल बदल करके पढ़ा रहे हैं, बदल बदल करके बता रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेज आ जाएं, कन्फ्लिक्ट हो जाएं। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो भी मुगल का इन्वेजन था असम के ऊपर, वो कोई हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट अटैक नहीं था। तो अगर ये कहना है कि मुगल्स असम के ऊपर अटैक कर रहे थे बिकॉज असम वाज हिंदू, मुगल्स वेयर मुस्लिम, दिस इज नथिंग बट डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट। पुराने ज़माने में ऐसा होता था। इस आर्टिकल में लिखा है कि जो भी किंगडम्स होते थे, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, एंड इन सेम फैशन द मुगल इन्वेजन ऑन असम वाज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू एक्सपैंड मुगल एम्पायर, नथिंग मोर दैन दैट। इट शुड नॉट बी सीन इन हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट perspective. It is simply an attempt by the Mughal Empire to extend its temporary territory in the Ahoms area, nothing more than that. अगर इसको हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट की तरह बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मुगल्स का जो जनरल था राम सिंह, ही वॉज एन हिंदू किंग। और उसके अलावा अगर हम लचित बोरफुकान के कमांडर्स की बात करें, असम के अंदर कई सारे मुस्लिम, अहोम किंगडम के कई सारे मुस्लिम सोल्जर्स थे। अगर हम लचित बोरफुकान के एक चीफ कमांडर की बात करें, बाग हजारी का, यहाँ इमेज भी आप देख सकते हैं, उनका रियल नाम था इस्माइल सिद्दीकी, मतलब ही वॉज ए मुस्लिम एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डेप्यूटी who fought along with लचित बोरफुकान in बैटल ऑफ सराय घाट। तो इसको हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट में नहीं देखा जाना चाहिए, बैटल ऑफ सराय घाट या अलाबाई मर्डर। इसको इट वाज सिंपली मैटर और एन अटेम्प्ट ऑफ एक्सपेंशन, नथिंग मोर देन दैट। और इसको डिस्टॉर्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम पर्सनालिटी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट सलीम अली। तो सलीम अली साहब के बारे में ज़रा समझते हैं। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एज़ फार एज आवर एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। इनके बारे में कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है, इस कारण से मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। 12 नवंबर यानी कि कल का दिन वाज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सलीम अली, एंड इस कारण से इनसे रिलेटेड ये इमेज न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में, वहाँ से मैंने ये कट आउट लिया है। तो ही वॉज अ रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं हु आर एक्सपर्ट्स इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, बर्ड्स की पढ़ाई करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। और इसी कारण से ही इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड ही अलॉन्ग विथ सिडनी डिलॉन रिप्ले रोट अ लैंडमार्क बुक और हैंड बुक
known as 10-volume handbook of birds of India and Pakistan. Or he was also awarded with Padma Bhushan in 1958 and Padma Vibhushan in 1976. अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सलीम अली साहब से रिलेटेड पूछ लिया जाता है वो ध्यान से देखना यहाँ पे। एक सलीम अली नेशनल पार्क है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो गोवा में है। और अक्सर इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में तो कई दफ़ा पूछा गया है, हो सकता है कि एपीएससी में भी पूछ लिया जाए। सो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 187 to 189. Topic number 187 is about Shahid Divas. Shahid Divas is commemorated in Assam to remember the sacrifice of Khargeswar Talukdar and other 860 students from Assam during Assam agitation. Khargeswar Talukdar is identified as the first Shahid of Assam agitation. On this occasion, Chief Minister Sarbanand Sonowal announced that Shahid Smarak Kshetra and Shahid Uddayan will be made as a tribute to Shahids. Please attempt this question that is based on topic number 187. Topic number 188 is about Silpi Samvardhan scheme. Under this scheme, the state government of Assam will provide rupees 50,000 as one-time grant to 2,000 artisans of the state. Artists performing different type of arts like dance, song, theatre and mobile theatre will be awarded under this scheme. Please attempt this question that is based on topic number 188. Topic number 189 is about Sahitya Akademi Award. Sahitya Akademi Award was established in 1954. It is a literary honor that is conferred annually by Sahitya Akademi. Sahitya Akademi Award is second highest literary award by the government of India after Gyan Peeth Award. साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ 2019 के जो इम्पोर्टेंट रिसिपिएंट्स उनके बारे में समझ लेते हैं फ्रॉम एपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डॉक्टर जयश्री गोस्वामी हैज़ वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हर नोवेल चाणक्य, while Dr. Fukan Chandra Basumatari has got Sahitya Akademi Award for his Bodo poem Akhai Athmnu Farai from the Fist of Hand. Shashi Tharoor has won Sahitya Akademi Award for his work in English literature. Please attempt this question that is based on topic number 189. This is the answer of question number 184 to 186 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. असम हैज रजिस्टर्ड मोर देन 70% ग्रोथ इन 20th लाइव स्टॉक सेंसस एज कम्पेयर टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे कहीं भी पोल्ट्री का जिक्र नहीं किया गया. असम हैज रजिस्टर्ड मोर देन 70% ग्रोथ इन 20th लाइव स्टॉक सेंसस एज कम्पेयर टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस इन पोल्ट्री सेक्टर. अगर ऐसा होता तो फिर वो स्टेटमेंट सही होता. With this, Assam has become a net exporter of poultry products. So this statement is तो definitely wrong because Assam is still a net importer of poultry products. कल हमने देखा था. तो मैंने इस क्वेश्चन बनाया था by keeping this idea in mind कि this is for poultry segment, but right now I'm seeing तो यहाँ पे poultry नहीं लिखा तो this statement will also be wrong. अगर यहाँ पे poultry होता then the correct answer would have been option A, one only. But without poultry, answer will be option D. Second question was regarding this religion topic, Sarna code. So currently citizens can choose only from 6 religions. This statement is right. Recently, Bihar Legislative Assembly passed a resolution to give Sarna code as a separate religion status. This statement is wrong. It was not Bihar Legislative Assembly. It was Jharkhand Legislative Assembly. So the correct answer will be option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.